हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों एलडीसी साइंस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एलडीसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे भाई जो आपका पहला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, उसका अपन ने कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। उससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, मेरा इतना प्रयास है। जाकर देख लेना मेरे भाई, उसमें से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे उसी से आगे वाला जो पार्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो मेरे भाई, जिससे आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपका भी फायदा होता रहेगा, मेरा भी फायदा होता रहेगा कि हाँ मेरे को इतने लोग देख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करें। देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो ये चीज़ें हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अपन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बोले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे भाई किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो यही होती है इसकी डेफिनेशन। क्या होती है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये रही आपके पास में, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है लाला। अब बात करें देखो साथियों की इसके अंदर से क्या होता है कि पदार्थ के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने रूप से अगर बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अपने पास में से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से अगर बात करें तो देखो साथियों कैल्शियम का तो 40 आ जाता है, और वहीं पर बात करें तो कार्बन का कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ गया। ऑक्सीजन के 3 अणु आपके पास में से 3 का आ गया 16 यहाँ पर से। इस प्रकार से इसका जो टोटल है वो 100 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। जब अपन इसको हीट देते हैं तो हीट देने के बाद में ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कैल्शियम और ये है ना ऑक्सीजन, इसका तो 56 अणु हो जाता है और बाद में 44 अणु। इस प्रकार से होता है। टोटल अपने पास में से पहले कितना था, 100 ग्राम था। अभी भी वर्तमान में क्या है, 100 ग्राम आपके पास में से देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बने कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 के गुण कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं। किंतु साथियों द्रव्यमान है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, इसका पहले 100 ग्राम था, बाद में जब ये CaO और साथ ही CO2 में टूटा तभी इसका द्रव्यमान आपको 100 ही देखने को मिल जाता है। गुण इसके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। मतलब मेरे भाई 100 पर काम किया तो 100 ही आगे आपको मिला, इतना थोड़ा सा याद रख लेना। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर से कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं। ठीक है, उन प्रकारों के बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई आती है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया मतलब कि संयोजन हो रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे अपने पास में से एक सूत्र फॉर्मूला अपने किया A+A+B, इन दोनों का संयोजन हुआ तो अपने पास में से एक AB उत्पाद के रूप में बन जाता है। इसके अंदर से अगर बात करें तो देखो साथियों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नए पदार्थ का बनना होता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को अभिक्रिया कराई तो मेरे पास में 2MgO बना। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का संयोजन हो गया। उसी प्रकार से NH3 + HCl को मैंने यहाँ पर से अभिक्रिया करवाई इन दोनों के साथ में तो NH4Cl का निर्माण हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये अकार्बनिक उदाहरण आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो संयोजन अभिक्रिया होती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का बनना संयोजन या फिर योगशील अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एक नाम और याद रखना मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया। क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। अब पहला आपने देख लिया कि अकार्बनिक उदाहरण। एक आता है मेरे भाई कौन सा, कार्बनिक संयोजन अपने पास में से देखने को मिलेगा। यहाँ पर से अगर कार्बनिक संयोजन के अंदर से बात करें, जैसे मैंने ले रखा है एथीन ले रखा है। एथीन के बारे में बात करें तो मेरे भाई जैसे मैंने ले रखा है CH2 और CH2 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर से डबल बॉन्ड और ये CH2, ये एथीन आ गया। एथीन के साथ में मैंने किसकी क्रिया कराई, HCl की क्रिया कराई। HCl की क्रिया करवाने के बाद मेरे पास में बना एथिल क्लोराइड बना। क्या बना मेरे भाई, एथिल क्लोराइड बना। तो जैसे CH3 और CH3 के साथ में CH2 आ गया और CH2 के साथ में मेरे भाई
Cl आ गया। इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। ये कार्बनिक का उदाहरण है, लेकिन साथियों किसका है? संयोजन अभिक्रिया का आपको देखने को मिल जाता है। संयोजन अभिक्रिया पता चल गई, इसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ है, तत्व हैं, उसका संयोग से नए पदार्थ का निर्माण होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से देख लिया। अब आते हैं साथियों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होता है, इसके डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु अथवा समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या फिर समूह का आना विस्थापन कहलाता है, तथा इस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों अधिक सक्रिय तत्व है वो कम सक्रिय तत्वों को क्या कर देता है? उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर से देखा। अब सूत्र के बारे में अपन बात करें, जैसे ए बी है, सी के साथ में अपन इन दोनों का अपन करते हैं, तो यहाँ पर जो सी आ जाता है और बी को अलग कर लिया जाता है। और बात करें जैसे अपने पास में से CuSO4 है, CuSO4 को मैंने साथियों Zn से क्रिया करवाई, तो Zn क्या होता है मेरे भाई कि इस अभिक्रिया के अंदर से Zn को अधिक सक्रिय धातु है जो कॉपर सल्फेट में उपस्थित कम सक्रिय धातु जिसमें से Cu को साथियों क्या कर देता है? वो विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है और बाद में ZnSO4 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें, दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, CO है और साथ में AgNO3 है, इन दोनों के साथ में क्रिया करवाई। यहाँ पर से क्या हो जाता है मेरे भाई कि NO3 है, इसको अलग इसके साथ में जुड़ जाता है और बाद में इसका निर्माण हो जाता है, O इसको बाहर भगा देता है। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद में एक और आता है, कौन सी? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया ये रही। पहले तो इसके अंदर से बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया ये होती है मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन में जब दो अभिकारकों के मूलकों को परस्पर अपन विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने पास में से क्या होता है कि दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, उसको द्विवीय विस्थापन कहा जाता है। जैसे अपने पास में से एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, AB और CD है, इसमें से साथियों क्या हो जाता है? इनका दोनों का विस्थापन हो जाता है परस्पर, तो बाद में इसका निर्माण होता है। जैसे अपने पास में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अंदर से अगर बात करें, जैसे मेरे भाई AgNO3 है, AgNO3 के साथ में मैंने KCl के साथ में क्रिया करवाई। जब क्रिया करवाने के बाद में क्या होता है मेरे भाई, Ag के साथ में Cl जुड़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ में पोटेशियम के साथ में कौन सा जाता है? NO3 जुड़ जाता है। इस प्रकार से निर्माण हो गया। दूसरा बात करते हैं, जैसे अपने पास में BaCl2 है, BaCl2 को Na2SO4 के साथ में जब मैं क्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास में निर्माण किसका होता है? BaSO4 जुड़ेगा और साथ में जुड़ जाएगा मेरे भाई NaCl का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया देख लिया आपने, विस्थापन अभिक्रिया के साथ में द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया देख ली मेरे भाई। ठीक है, एक आपने कौन सी देख ली? संयोजन अभिक्रिया देख ली मेरे भाई। ये चीज़ें आपने यहाँ पर से देखी। अब बात करते हैं किसके बारे में? अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब होता है मेरे भाई टूटना। अपघटन का मतलब ही टूटना होता है। ठीक है, यहाँ पर से लिखी होगी ना, ये रही चौथी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन में यह कहा गया है कि जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने पास में से AB है, इसमें AB को टूट गया A और B में। ठीक है, सूत्र आपके पास में देखने को मिल जाता है। डेफिनेशन में से क्या लिखा गया है कि जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों बनता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर से साथियों ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें से ताप हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश की आवश्यकता होती है तोड़ने के लिए। ठीक है, और इसी के आधार पर साथियों पदार्थों के अपघटन के लिए ताप, विद्युत और प्रकाश के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर से क्या होता है साथियों, मेन रूप से बात करें तो इस आधार पर अपघटन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की आपको देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन से थे? ताप अपघटन, ताप अपघटन होता है। ताप अपघटन में बात करें तो मेरे भाई इसमें के अंदर से होता है क्या होता है? उष्मा द्वारा टूटना होता है। उष्मा द्वारा टूटना के हिसाब से बात करें तो मेरे भाई देखो किस प्रकार से होता है। इसके अंदर से ताप अपघटन के अंदर बात करें तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह उष्मा अवशोषित कर साथियों क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, KNO3 को मैंने गर्म किया, KNO3 को गर्म करने के बाद में मेरे पास में KNO2 बना और O2 है वो अलग हो जाता है, अपघटन हो गया। उसी प्रकार से मैंने क्या लिया? लेड नाइट्रेट के लिया।
लेड नाइट्रेट आ गया मेरे भाई। इस लेड नाइट्रेट को मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद में यहाँ पर से क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। और लेड ऑक्साइड के बाद में साथियों यहाँ पर से किसका निर्माण हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ये ताप अपघटन के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो ताप के हिसाब से हो गया। अब आता है कौन सा, विद्युत अपघटन के बारे में अपन देखते हैं। अपघटन का एक और अन्य प्रकार आएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के अंदर से बात करें तो साथियों क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि जब किसी पदार्थ को गलित अथवा द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आई, नहीं आई, दोबारा से बता देते हैं। यहाँ पर से छोटी फॉर्म में लिखी गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी पदार्थ की कोई गलित अवस्था है या फिर द्रवित अवस्था है, उसको अंदर से क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर उसको तोड़ दिया जाता है, तो उसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया, NaCl किया, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की तो Na अलग हो गया और Cl2 है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा बात करें, जैसे H2 आ गया, H2 में विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 अलग आएगा और O2 अलग आ जाता है। यहाँ पर से देख लिया, विद्युत वाला हो गया, ताप वाला होगा। अब आता है साथियों कौन सा, प्रकाश अपघटन अपन देखते हैं। प्रकाश अपघटन में क्या होता है कि साथियों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक है वो प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर क्या होता है, सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर टूटना होता है उसको प्रकाश अपघटन कहा जाता है। जैसे मैंने O3 है इसको यहाँ पर से किस प्रकार से किया, प्रकाश दिया और बाद में उसका निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से HBr है, HBr में मैंने जैसे इसको प्रकाश दिया, प्रकाश देने के साथ में H2 अलग हो गया और Br2 है वो अलग हो जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। मतलब कि अपघटन वाली चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कौन कौन सी मेरे भाई, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया मतलब भाई टूटना होता है, किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना, ताप अपघटन अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है और एक आता है प्रकाश अपघटन। ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब आता है मेरे भाई किसके बारे में, उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके आधारभूत सिद्धांत के हिसाब से बात करें, जैसे गर्म पानी आ गया तो ये क्या होता है, बाहर निकलती है उष्मा, और उष्मा शोषी मेरे भाई जैसे ठंडा पानी है तो ठंडा पानी क्या करता है कि गर्म को अपनी तरफ अब्जॉर्व करता है। इसके अंदर से क्या होता है मेरे भाई कि अभिक्रिया का आधारभूत सिद्धांत के बारे में बात करें तो अभिक्रिया पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, इसके कारण कुल ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर से क्या होता है कि जब उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों से कम होती है तो उसको उष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब कि बाहर निकलती है। उसी हिसाब से बात करें, जब उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों से अधिक होती है तो उष्मा अवशोषित होती है, मतलब कि अंदर आती है। थोड़ा सा याद रखना, इन दोनों से आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तो ऊर्जा के आधार पर किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे उष्मा क्षेपी मतलब कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर से N2 है में साथ में 3H2 है, इन दोनों की जब मैंने क्रिया करवाई तो मेरे पास में 2NH3 का निर्माण हुआ और 93.33 जूल है वो उष्मा बाहर निकल जाती है। ठीक है, उस मतलब कि इसका उस क्या हो जाता है मेरे भाई, उत्सर्जन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं, जैसे मैंने NaOH है इसके साथ में HCl की क्रिया करवाई तो याद रखना यहाँ पर से NaCl प्लस H2O प्लस उष्मा का यहाँ पर से क्या हो जाता है मेरे भाई, निकल जाती है। अब एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना है कि उदासीकरण अभिक्रिया होती हैं, वो क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ कि उदासीकरण अभिक्रिया, क्या लिखेंगे मेरे भाई, उदासीकरण अभिक्रिया भी क्या होती है मेरे भाई, उष्माक्षेपी होती हैं। क्या होती हैं, उष्माक्षेपी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, सूत्रा नहीं लिखा गया, चलो कोई काम नहीं, चला लेना आप। आगे बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब मेरे भाई शोषण हो रहा है, तो याद रखना, इससे आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर से क्या होता है मेरे भाई, उष्मा को अब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब कि साथियों वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने N2 प्लस O2 का निर्माण किया
2N2 यहाँ पर से उष्मा का अब्जॉर्ब हो जाता है। उसी प्रकार से HI और आदि में यहाँ पर से इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी दोनों अभिक्रिया में आपको अंतर पता चल चुका है। क्या क्या होता है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, यहाँ पर से साथियों उष्मा का क्या होता है मेरे भाई, उत्सर्जन होता है, मतलब कि बाहर निकलती है। और उष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है, मतलब कि उसका शोषण किया जाता है, मतलब कि उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर से अपन देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर से सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों ऑक्सीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। ये आपके पास में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के अंदर से बात करें तो उसके अंदर से कौन कौन सी शर्तें होती है। सबसे पहले ये होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना हुआ और CO2 का निर्माण हो गया। दूसरा बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व से क्या हुआ मेरे भाई, जुड़ना होता है, उसको भी अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe के साथ में Cl2 का अपने पास में से निर्माण जोड़ा तो यहाँ पर से FeCl2 का निर्माण हो गया। यहाँ पर से क्लोरीन में वृद्धि हो रही है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में से एक और आ जाता है हाइड्रोजन में कमी होना। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेरे पास में H2S है, इसमें से H2 अलग हो गया और S अलग हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, ये तीन तो आपको पता चल गई। चौथा बात करते हैं। चौथा आपके पास में आएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व की कमी हो रही है उसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई, उसको भी अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नहीं लिखा गया, इसमें से लिख लो। फिर यहाँ पर से मेरे भाई तीसरा ये लिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर से लिख लो। फिर चौथा कौन सा लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पर चलता है धन विद्युतीय तत्व। क्या लिखोगे, धन विद्युतीय तत्व की कमी। ठीक है, तत्व की कमी, तभी भी क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर से 2KCl ले लिया, नहीं 2Ki ले लेते हैं अपन, 2Ki प्लस का Cl2 का अपने पास में से संयोजन किया तो अपने पास में से क्या हुआ, 2KCl और प्लस में I2 है वो बाहर निकल जाता है। मतलब कि साथियों Ki से धन विद्युतीय तत्व है वो पोटेशियम से कमी होने के कारण साथियों Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें से पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है अथवा हाइड्रोजन या फिर धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, जैसे अपने पास में त्वरित दोहराव विधि रखा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और ऊर्जा आधारित अभिक्रिया जिसमें से उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया और ऑक्सीकरण आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ऑक्सीकरण ये है मेरे भाई कि ऑक्सीजन का तो जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा, लेकिन हटेगा क्या, हाइड्रोजन हटेगा या फिर धन विद्युतीय तत्व हटेगा। जैसे अपने पास में से एक उदाहरण दिया, यहाँ पर से 2Ki प्लस Cl2 है, 2KCl प्लस I2 का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर से Ki क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। यहाँ पर से K की कमी के बाद में क्या होता है मेरे भाई, Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर बात करें तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा और धन विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा। हटेगा क्या, जो उसमें ऑक्सीकरण में हो रहा था ना वो यहाँ पर से हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन हट गया, ऋण विद्युतीय तत्व हट जाता है। जैसे अपने पास में से H2 प्लस Cl2 है तो 2HCl का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ा। दूसरा बात करते हैं MgO, इसमें से Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन का यहाँ पर से क्या अलग हो जाता है, बाद में ऑक्सीकरण यहाँ पर से हट रहा है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु या फिर धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का कमी होती है, उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी मेरे भाई, इससे अच्छा आपको कहीं पर समझाया नहीं होगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो साथियों, आधुनिक अवधारणा अपन बात करते हैं। आधुनिक अवधारणा के अंदर से क्या होता है कि ऑक्सीकरण मतलब कि साथियों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर से क्या हो रहा है, त्याग दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक आपके पास में दे रखा है विइलेक्ट्रॉनीकरण। विइलेक्ट्रॉनीकरण क्या होता है मेरे भाई कि तत्व, परमाणु, आयन या फिर अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, उसको कहा जाता है। परिणाम में क्या होता है मेरे भाई, इसका परिणाम होगा विइलेक्ट्रॉनीकरण के अंदर से तो धनावेश में वृद्धि होगी और ऋणावेश में कमी हो जाती है। जैसे अपने पास में से एक परमाणु दे रखा है Na, इसमें से Na आ गया, Na+ आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर से Fe2+ है, Fe3+ आ जाता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन बाहर रह रहा है। इस प्रकार से सारी चीज़ें धनायन और ऋणायन आपको यहाँ पर से समझाया गया है। तो इतना समझ में आ चुका होगा। आधुनिक अवधारणा में यही कहा गया कि ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया जाएगा। अपचयन कहेगा कि आजा भाई आजा, क्या करेगा, अपने पास में बुलाएगा। जैसे अपने पास में से क्या कर रहा है, ये एक अच्छा सा डायग्राम बना रखा है जिससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होगा, अपचयन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉनीकरण है ना, ये किस में होता है, अपचयन में होता है। और आपसे पूछेगा कि विइलेक्ट्रॉनीकरण किस में होता है, तो मेरे भाई याद रखना ऑक्सीकरण में होता है। इसमें से होता क्या है मेरे भाई कि परमाणु, आयन या फिर अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। परिमाण क्या होता है कि ऋणावेश में वृद्धि होती है और धनावेश में कमी हो जाती है। जो यहाँ पर से आपको समझाया गया है, धनायन कहा गया, ऋणायन कहा गया, इस प्रकार से आपको दिखा रखा है। इतना भी याद रख लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो साथियों, कि ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर से क्या होता है। अब ये स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो वैसे तो मैं आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपका तो काम क्या करना है कि वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। इतना काम कर दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है जिससे आपका सारा का सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला बात करते लाला कि ऑक्सीकरण में क्या होगा कि पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होगा और अपचयन में मेरे भाई पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग होगा। उधर बात करते हैं, ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होगा जबकि अपचयन में धन विद्युतीय तत्व से संयोग होगा। वहीं पर बात करते हैं ऑक्सीकरण में तो पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होगी, यहाँ पर से ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरा बात करते हैं, ऑक्सीकरण में धन विद्युतीय तत्व की कमी होगी जबकि अपचयन में ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मास्टर रिवीजन बताया गया है मेरे भाई। ऑक्सीकरण और अपचयन में दोनों में काम कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है मेरे भाई, अपचयन और यहाँ पर से ऑक्सीकरण और अपचयन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि साथियों इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो देखो साथियों क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। सामान्य रूप से अगर बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है वो साथ साथ चलती है। ठीक है, चलने के बाद में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अणु या फिर परमाणु या फिर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, जबकि दूसरे पदार्थ का अणु या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है मेरे भाई, ग्रहण करता है। इस प्रकार से साथियों क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ चलती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इतना चीज़ें होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन का त्यागना हुआ इसको ऑक्सीकरण हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो गया इसका अपचयन हो गया। दोनों में अपने पास में से दिखा रखा है। जैसे मैंने क्या किया, Zn + CuSO4 के साथ में क्रिया करवाई तो यहाँ पर से Zn है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, त्यागता है और बाद में क्या होता है मेरे भाई, CuSO4 ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर से ZnSO4 और Cu का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है मेरे भाई, एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया वही होती है जिसके अंदर से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा चलते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना बस। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब अपन देखो साथियों सीधी सी बात आ जाती है ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। ऑक्सीकारक और अपचायक क्या, देखो मेरे भाई यहाँ पर से इसको काट देना, ये ऐसे लिखा रखा है। अपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहा जाता है। और ऑक्सीकारक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है मेरे भाई, ग्रहण करता है जिसका स्वयं का अपचयन होता है, याद रखना है। जैसे मैंने क्या किया, CuSO4 के साथ में क्रिया करवाई,
Fe की, तो मेरे पास में क्या हुआ मेरे भाई, Fe का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो जाता है और CuSO4 का अपचयन हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से FeSO4 प्लस Cu निर्माण हो जाता है। मैंने रूप से अगर बात करें तो Fe का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, अतः Fe क्या है, अपचायक है। Cu प्लस 2 पर अगर बात करें तो अपचायक है और यहाँ पर से USO4 का ऑक्सीकारक के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाओं की गति किस प्रकार से डिवाइड की जाती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से तीव्र अभिक्रिया और एक आती है मंद अभिक्रिया, इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब देखो साथियों, तीव्र अभिक्रिया होता है, उसका जो समय होता है वो 10⁻⁻10 सेकंड में वेव मापना इसका होता है असंभव होता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो आयनों के मध्य होती है, याद रखना। जैसे मैंने क्रिया करवाई NaHCl, तो यहाँ पर से NaCl अलग हो गया, H2 अलग हो गया। दूसरा बात करते हैं NO2 और NO2 दोनों के साथ में क्रिया करवाई, समय कितना लगा, N2O4 मतलब कि 10⁻⁻6 सेकंड का समय लगा। मतलब कि जो क्रिया करवाई वहाँ पर से क्या हो रखा है मेरे भाई, जल्दी से आपको रिजल्ट मिल रहा है, न मतलब कि न के बराबर टाइम दिख रहा है। दूसरा बात करते हैं मंद अभिक्रिया, जिसको अपन स्लो अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर से समय कितना लगता है, मिनटों में लग गया, घंटों में लगा, दिनों में लग गया, वर्षों में लग गया, इस प्रकार से होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना। अब एक काम करना मेरे भाई, जैसे आपके पास में कोई लोहे की वस्तु है, ठीक है, लोहे की वस्तु है तो मेरे भाई वो बाहर पड़ी है, तो वो बाहर पड़ी है तो बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ में क्या करता है, उसके ऊपर एक दिन में तो जंग लगता नहीं है, उसको बहुत सालों बाद में वो क्या करता है, जंग लगता है। तो उसके अंदर से जंग लगने वाली जो क्रिया है वो एक स्लो रिएक्शन है मेरे भाई। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अपन बात करें, देखो दूसरा द्रक है एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पर से एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ये भी साथियों का क्या है, मंद अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाती है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, मंद अभिक्रिया क्या होती है। अब एक काम करना मेरे भाई, एक मैनेजर आता है इन दोनों के बीच में, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया के रूप में एक मैनेजर का काम करता है, जिसको नाम दिया जाता है उत्प्रेरक। ये रहा मेरे भाई उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के अंदर से बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं तो क्या करता है मेरे भाई, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहते हुए क्या करता है मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को वो परिवर्तित कर देता है, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। और उत्प्रेरक को अभिक्रिया का मैनेजर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे मैं बात करें तो देखो साथियों, वह भारी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग में परिवर्तन कर देता है उसको उत्प्रेरक कहा जाता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यहाँ पर से मात्रा क्या होती है, मात्रा और रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ये भी याद रखना। इसकी प्रक्रिया क्या होता है, उत्प्रेरण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करते तो देखो यहाँ पर से दे रखा है, माइंड मैप भी दिखा रखा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पर से ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, अपचयन आ गया। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीजन इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा इसको हटा देना मेरे भाई, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर से उत्प्रेरक के बारे में बात कर रहे थे, परिभाषा आपको पता चल गई कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में को परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया मेरे भाई, H2O इसके साथ में क्रिया कराई, Ki का मतलब कि उपयोग किया। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में तो मेरे पास में किस प्रकार से निर्माण हुआ, H2O और साथ में O2 इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। ये Ki है मेरे भाई, एक उत्प्रेरक है जो बिना खर्च हुए अभिक्रिया को तेज कर देता है, थोड़ा सा याद रखना। जो पोटेशियम आयोडाइड है उसको मिलाने के बाद में अपने पास में क्रिया तेज हो जाती है और बाद में ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त हो जाती है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं किसके बारे में, उत्प्रेरक के 5 गुण हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो जाता है मेरे भाई द्रव्यमान और संगठन के बारे में। तो अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक का स्वयं का द्रव्यमान और रासायनिक संगठन है वो क्या रहता है मेरे भाई, अपरिवर्तित रहता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं अल्प मात्रा, मतलब कि वेग परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में ही क्या होता है मेरे भाई, पर्याप्त रहता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं विशिष्ट प्रकृति दे रखी है, एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी को नहीं, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, साम्य अवस्था शीघ्र आती है पर प्रभावित नहीं होती है, याद रखना है। अब बात करते हैं तो प्रारंभ क्या दे रखा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल वेग में परिवर्तन करते हैं, याद रखना है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार। अब इनको कार्य के आधार पर साथियों उत्प्रेरकों को अलग अलग भागों में बांटा गया।
जैसे आपके पास में दे रखा है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है साथियों, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया मेरे भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पर से आयोडाइड एक धनात्मक उत्प्रेरक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैन रूप से अगर बात करें तो देखो साथियों क्या होता है, मैन रूप से यहाँ पर जाता है मैंने जाता देखो यहाँ पर से KCl और साथ में KClO3 दे रखा, तो KClO के साथ में MnO2 का है, ये उत्प्रेरक के रूप में मैंने यहाँ पर से यूज़ किया, तो मेरे पास में किसका निर्माण हुआ, 2KCl + 3O2 का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक समझ में आ गया। एक आता है मेरे भाई कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, मतलब कि साथियों वे ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वे को क्या कर देते हैं मेरे भाई, कम कर देते हैं। जैसे 2H2 है, इसमें से ग्लिसरीन मिलाई तो मेरे पास में इसको कम कर दिया गया। ये थोड़ा सा याद रखना, धनात्मक बढ़ाएगा, ऋणात्मक कम करेगा, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर से याद हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आता है स्वतः उपप्रेरक। स्वतः उपप्रेरक क्या होता है मेरे भाई, कि जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। इस लाइन को याद रख लेना, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है मेरे भाई कि डेफिनेशन देगा कि जब अभिक्रिया में सुथरानी क्या कैसा बन गया भाई, ये इसमें से पूछा जाता है कि जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर से क्या होता है साथियों, जैसे मैंने एथिल एसीटेट दे रखा है, ये एथिल एसीटेट है, इसके साथ में मैंने क्रिया करवाई H2O की, तो यहाँ पर से क्या बना मेरे भाई, यह आता है कौन सा, एसिटिक अम्ल आ जाता है। और एसिटिक अम्ल है तो साथ में यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, ये एसिटिक अम्ल है एक स्वतः उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और बाद में क्या होता है मेरे भाई, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। थोड़ा सा याद रखना है। जो एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक अम्ल है, ये मेरे भाई क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर से आपको देखने को मिला। और ये किस में क्या करेगा, स्वतः उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, और इसमें क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। दूसरा बात करते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक के बारे में अगर बात करें तो वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो गति को बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं, पर एंजाइम होते हैं, उसको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर से बात करें, जैसे स्टार्च है, स्टार्च को मैंने जैसे टाइलिन का यूज़ किया, माल्टोज में चेंज कर दिया। अब माल्टोज में साथियों यहाँ पर से किस में यूज़ किया, माल्टोज में किया तो ग्लूकोज में हो गया, और ग्लूकोज को साथियों मेस में यूज़ किया तो अल्कोहल में निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से सारे के सारे साथियों क्या हैं, जैव उत्प्रेरक आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका नाम याद रखना, टाइलिन, माल्टेज, जाइमेस, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों चारों क्या है मेरे भाई, जैव उत्प्रेरक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो बढ़ा रहे थे मेरे भाई, अब यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई कि एक चीज़ और याद रखना, एक दो नाम वो आपको देखने को मिलेंगे, एक उत्प्रेरक वर्धक मिलेगा, एक उत्प्रेरक विष देखने को मिल जाता है। ये रहा आपके पास में उत्प्रेरक के संशोधक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है मेरे भाई, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं उसको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होता है मेरे भाई, मतलब कि शत्रु होता है। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या होती है मेरे भाई, कमी आती है, उसको कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर से क्या रखा मेरे भाई, CO + H2 का निर्माण हुआ, साथ में मैंने क्या किया, ZNO है, और Cr2 + O3 है, तो Cr2 + O3 यहाँ पर क्या है, वर्धक है, जो ZNO के उत्प्रेरक की शक्ति को क्या करता है मेरे भाई, बढ़ा देता है। उसी प्रकार से जैसे PT है, इसमें से साथियों अपने क्या मिलाया, HCl मिला देते हैं, तो साथियों प्लेटिनम की क्रियाशीलता में कमी हो जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। अब अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के बारे में अगर बात करें ना लाला, तो देखो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर साथियों उत्प्रेरक दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक समांगी उत्प्रेरक मिलेगा, एक मिलेगा विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है साथियों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो तो ऐसी क्रिया को समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया मेरे भाई, इसमें से आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से अगर बात करें तो जैसे SO2 है, SO2 के साथ में O2 है, दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, गैस आपको देखने को मिलेंगे। और बाद में NO2 है, NO है, ये भी मैंने गैस लिया और बाद में मेरे पास में गैस का निर्माण हुआ, मतलब कि सारी एक ही अवस्था आ जाती है। दूसरा बात करें, जैसे मेरे पास में दूसरा कौन सा लिया, यहाँ पर से शर्करा का जलीय विलयन लिया मैंने भाई, C12H22O11,
ठीक है। और साथ में H2O का निर्माण किया, और साथ में मैंने किसका निर्माण मिलाया यहाँ पर से H2SO4 मिलाया, तो मेरे पास में किसका निर्माण हुआ, ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 का निर्माण होगा। एक दूसरा था मेरे भाई फ्रुक्टोज का निर्माण होगा, जिसमें से C6H12O6 का निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से क्या हो मेरे भाई, सभी प्रकार के द्रव्य विलायक आपको देखने को मिलते हैं। एक आता है मेरे भाई कौन सा, विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में अपन बात करते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर से बात करते तो साथियों क्या होता है कि यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या होती है मेरे भाई, भिन्न भिन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे मैंने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर से N2 है, N2 ये गैस अवस्था में है, फिर 3H2 है, ये भी मेरे भाई गैस अवस्था में है, और बाद में मैंने क्या किया, Fe और MO है, ये सॉलिड अवस्था में मैंने भाई यहाँ पर से मिला दिया गया, तो मेरे पास में किसका निर्माण हुआ, NH3 का निर्माण हो जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, मतलब कि ये गैस और ये ठोस, और बाद में यहाँ पर से गैस का निर्माण हो रहा, तो ये विषमांगी उत्प्रेरक आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इतनी आपने चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये चीज़ मैंने आपको बता दी मेरे भाई कि इसके अंदर से क्या होता है कि प्रकृति के गुण हैं, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ बनता है, स्थायित्व अस्थायी होता है, स्थायी होता है। इसको पहली क्लास में जाकर देख लेना। उत्क्रमणता बात करें तो उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमण में आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं तो साथियों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करें तो संयोजन अभिक्रिया आ गई, जैसे अपने पास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन कर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। विस्थापन वाला हो गया, ये भी बताई मैंने। द्वितीय विस्थापन में अपने देखी मेरे भाई। आगे बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया पर, मैंने देखी मतलब कि टूटना होता है। अपघटन के प्रकार, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन अपने देखी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया अपने देखी, और शोषीय अभिक्रिया अपने देखी। ये चीज़ें अपने यहाँ पर से कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि साथियों जो आपकी पहली यूनिट दे रखी है, जिसमें से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, साथ ही रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से चीज़ें दे रखी हैं, वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको सचमुच में LDC की तैयारी करनी है और आपका सचमुच में अच्छा फीडबैक आता है, अच्छे कमेंट आते हैं, तो साथियों अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है। मैं आपसे दावा करता हूं कि साथियों साइंस में जो भी पार्ट है वो सारा का सारा अपन करने वाले हैं। बस आप मेरे को ये उम्मीद रहेगी आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।